वेलकम टू द वीडियो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ बेसिक फिजिक्स। हम इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स और फंडामेंटल यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जान लिया है। आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका है डायमेंशनल एनालिसिस, इसका आधा पार्ट आज मैं इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर कराने वाला हूं। आज की ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके उन्हें देखिए, क्लियर कीजिए अपने कॉन्सेप्ट फंडामेंटल यूनिट्स और यूनिट्स के बारे में, एंड देन इस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस इज वन पार्ट ऑफ फिजिक्स जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टॉपिक का। इवन इस चैप्टर की मदद से, इस टॉपिक की मदद से पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है, सिर्फ ऑप्शन देख के आप आंसर टिक कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस चैप्टर। और ये चैप्टर बेसिक यूनिट्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दिस इज द इंडिपेंडेंट चैप्टर इन क्लास 11th। लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, इसको टॉपिक की तरह पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया है। पिछली दो वीडियो नहीं देखी है तो दोनों देखो, दोनों का नीचे होमवर्क दे रखा है, वो भी करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है कि जो होमवर्क तुमने किया है वो आसानी से तुम सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। उससे पहले कर लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। अच्छा, रिकैप से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिकैप करेंगे पिछली दोनों क्लासेस का, एंड देन यूनिट कन्वर्जन, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, उस यूनिट कन्वर्जन को हम आज खत्म करेंगे। ड्राइव यूनिट्स, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ड्राइव यूनिट मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा, तो ड्राइव यूनिट्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर इस क्लास में। एंड डायमेंशन एनालिसिस, दिस इज द टूल। ये पार्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ये वाला पार्ट इतना मजेदार होने वाला है कि इसको सॉल्व करने में तुम्हें भी बहुत मजा आएगा और मुझे भी। होमवर्क क्वेश्चंस भी आज मैं लेके आया हूं और साथ में शीट भी मैंने नीचे डाल रखी है, जिस शीट के अंदर नोट्स और होमवर्क दोनों है। ठीक है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं इस शीट को, और इस लेक्चर को देखने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर सीधा इस टॉपिक को सर्च करना है एंड इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो अब बिना वेस्ट किए टाइम रिकैप पे चलते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। सो रिकैप में हम देखो, एक स्पॉन्टी रिकैप में करने वाला हूं, बहुत फास्ट रिकैप में बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया था साइंस से, साइंस होता क्या। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अच्छा साइंस के अंदर भी ना फिजिक्स हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने कहा कि फिजिक्स में भी ना पहले मैकेनिक्स से शुरू करने वाले हैं, और मैकेनिक्स से भी पहले मैंने कहा कि बेसिक फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उस बेसिक फिजिक्स के अंदर भी मैंने कहा था तुमसे कि भाई यूनिट्स का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। ठीक है, एंड यूनिट्स के साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी का भी पता होना चाहिए कि क्या हम नाप रहे हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसको अगर मैंने मीटर में नाप दिया तो क्या मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि मुझे क्या आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। एंड देन यूनिट कन्वर्जन के बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी वो 7 होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर क्वांटिटी। और इन सब के बाद हमने दो लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि भाई यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स कैलकुलेशन। और अगर इतना आपको समझ आ गया तो सिर्फ आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैलकुलेशंस। आज की इस पूरी वीडियो में हम सॉल्विंग करेंगे। आज कॉन्सेप्ट बहुत कम है, सॉल्विंग बहुत ज्यादा है, और यही एकमात्र ऐसी क्लास है जिसके बाद से आपके लिए सोल्विंग पार्ट बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट उतना ही रहेगा, लेकिन सोल्विंग पार्ट अब बढ़ जाएगा। पिछली दो वीडियो में हम बहुत सारा इंट्रोडक्शन देख के आए हैं और अब हमें सिर्फ सोल्विंग करनी है। तो आज की क्लास के बाद आपको मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद हम सॉल्विंग सॉल्विंग और सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले रिकैप के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम समझते हैं सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं यूनिट कन्वर्जन। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके पिछला लेक्चर देख सकते हो। यूनिट कन्वर्जन के लिए मैंने आपसे बताया था कि भाई दो अलग अलग
व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति अगर एक पर्टिकुलर चीज को नाप रहे हैं तो हो सकता है ये व्यक्ति इसको मीटर में नाप दे और यही व्यक्ति इसको सेंटीमीटर में बोले। तो क्या ये दोनों गलत हैं? जी नहीं, ये दोनों गलत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जब इसको मीटर में नाप रहा है, दूसरा व्यक्ति जब इसको सेंटीमीटर में नाप रहा है, तो दोनों वैल्यू सही आएंगी। बस अंतर इतना है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, कि अगर इस व्यक्ति ने कहा कि ये रोड है 200 सेंटीमीटर की, तो इस व्यक्ति ने पक्का ये कहा होगा ये 2 मीटर की है, और दोनों की बात बिल्कुल सही है। एक कह रहा है 2 मीटर की रोड है, एक कह रहा है 200 सेंटीमीटर की है, तो दोनों बातें सही है, ठीक है, कोई भी बात गलत नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो मैंने टेबल भी दी थी आप सभी को, इस टेबल के अंदर क्या बताया था कि भाई मल्टीप्लाई किससे करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे अगर मैं करके दिखाऊं तो हमने ये भी पढ़ा था कि सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट और एसआई यूनिट होते हैं, यानी 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। ये भी पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एंड एस का मतलब होता है सेकंड। इसी तरीके से एमकेएस में मीटर, केजी एंड सेकंड, एफपीएस में फीट, पाउंड और सेकंड। ऐसा यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूनिट जिसके अंदर हम लेंथ को मीटर से और टेम्परेचर को केल्विन से, मास को किलोग्राम से एंड टाइम को सेकंड से, इन कुछ ऐसा यूनिट्स की मदद से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट कन्वर्जन, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये टेबल कुछ हद तक याद हो गई होगी, नहीं भी है तो मैंने यहां पर डाल रखी है। अब जब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसकी हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज लेंथ कन्वर्जन। लेंथ कन्वर्जन तो मैं सारे कन्वर्जन करके दिखा दूंगा यहीं पे, ठीक है, आराम से। तो सबसे पहले देखो, लेंथ कन्वर्जन, इसका मतलब लेंथ की किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में जाना इज लेंथ कन्वर्जन। अब ये कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन इसकी मदद से तुम सीधे यहां नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि भाई हमें जो रिलेशन दिया होता है वो दिया होता है एसआई यूनिट में, क्योंकि एसआई को सब मानते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी यूनिट से सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, एंड देन अगर जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे किसी भी दूसरी यूनिट में। दैट्स ऑल। यस और नो? बड़े आसानी से समझ आ गया कि अगर जो भी यूनिट गिवन है, लेट सपोज आपको फीट गिवन है, फीट से आपको लेट सपोज इंचेस में कन्वर्ट करना है। इंचेस में हमें पता है 12 इंचेस होते हैं, लेकिन अगर मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, फीट से सबसे पहले मीटर जाऊंगा एंड मीटर से इंच चेंज कर लूंगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। अब ये क्यों करा हमने, घूम के क्यों गए? क्योंकि हर बार हमें नहीं पता होगा ना कि भाई डायरेक्ट रिलेशन क्या है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाया ऐसा यूनिट हम काम करते हैं। तो अगर इतनी बात आपको समझ आई तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सॉल्विंग और करते हैं इस लेंथ कन्वर्जन के टॉपिक को पूरा, ठीक है। तो लेंथ कन्वर्जन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई लेंथ कन्वर्जन के लिए ये 4 सिस्टम्स होते हैं। सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को कैसे लिखा जाता है, सेंटीमीटर में। अब एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो लेट सपोज लेंथ कन्वर्जन मुझे सेंटीमीटर में करनी है, तो अगर 1 मीटर होगा तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ या ना। और अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो कितना मीटर हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा। यस और नो? दैट्स ऑल। यस और नो? अगर मैंने कहा कि 20 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी मीटर्स, देन हाउ मेनी मीटर्स? तो चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन पे जब भी यहां कोई दूसरी यूनिट हो एसआई के अलावा, तो उसमें ढूंढो एसआई यूनिट कहां है। ये रही एसआई यूनिट, यहां लिख दो, लिख दी। आफ्टर दैट देखो सी यानी सेंटी। अब पीछे प्रीफिक्स की टेबल में जाओ और जरा चेक करो कि जी सेंटी को तो हम 10⁻⁻² से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब यहां सिंपल लिखो मल्टीप्लाई एंड 10⁻², एंड मल्टीप्लाई और 20 लिख दो। बहुत ज्यादा आसान होता है यूनिट कन्वर्जन, भाई 20 लिख दिया। सी की जगह क्या लिखा, टेबल से 10⁻²। मीटर की जगह कुछ नहीं लिखा, मीटर लिख दिया। आंसर इज 20 इंटू 10⁻² मीटर्स। दैट्स ऑल। यस, यस और नो? 0.2 मीटर आंसर आ चुका है भाई, यही है बस यूनिट कन्वर्जन। तो सेंटीमीटर से मीटर में गए, यस और नो? नाउ इट्स टाइम टू रिवर्स द सिचुएशन। मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में करना चाहूं तो क्या होगा? तो मैंने कहा ध्यान से देखो, 2 मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में जाना है, तो देखो तुम्हें यह यूनिट मिल गई, हाँ बिल्कुल मिल गई। अगर तुम्हें ऐसा यूनिट मिल गई तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा यूनिट को सीधा यहां से मैच करो और काट दो, सीधा यहां से मैच करो और काट दो। तो तुमने क्या किया जरा देखना,
2 मीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में तुमने मीटर से मीटर काट दिया। अब तुमने क्या किया, सेंटी को क्या कहते हैं, सेंटी को कहते हैं 2 इज इक्वल्स टू, सेंटी को क्या कहते हैं 10 की पावर -2। जब ये 10 की पावर -2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर +2 एंड दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यस और नो, यस और नो। अब इसको इतना हार्ड तरीके से समझने की कोई जरूरत थी क्या, मैंने कहा बिल्कुल नहीं थी। इसको बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। 1 मीटर में सेंटीमीटर बताइए कितने होते हैं, मैंने कहा 100 होते हैं। तो 2 में कितने होंगे जी, 200 होंगे। यस और नो, इज इट क्लियर। 15 मीटर में कितने होंगे जी, तो 15 इंटू 100 होंगे, इजी। अगर उल्टा चेंज करना हो सेंटीमीटर से मीटर में तो 100 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल, बस 100 से डिवाइड कर दो भाई। जैसे 20 सेंटीमीटर में 20 नहीं, लेट सपोज 150 सेंटीमीटर में बताना है कितने मीटर हुए, तो भाई 100 से डिवाइड कर दो ना, ये हो गया 1.5 आ गया, दैट्स ऑल। ये है लेंथ कन्वर्जन फ्रॉम सीजीएस to the SI unit and SI unit to CGS. Now it's time to change or convert units in MKS system. Now what is MKS? Meter, kilogram and second. तो मीटर और किलोग्राम यानी ये दोनों तो मैंने अभी बता दिए, मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर में जाना। बाय द वे ये सारी जो लिस्ट लिखी हुई है ये पर्टिकुलरली लेंथ के लिए है, तो इसको आसानी से समझने के लिए इसको जरा याद कर लेना। भाई देखो इसको याद करने में ना बहुत अच्छी एक ट्रिक बताता हूं। देखो यहाँ पे देखो, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, दिस इज द ट्रिक। ठीक है, बस इतना याद करो जरा, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, दैट्स ऑल। अगर ये याद है तो जरा यहां मीटर पे ध्यान दो, दिस इज द एसआई यूनिट, यस और नो, है ना। अब कहीं से कहीं भी बदल लो, आपको 1 सेंटीमीटर से अगर हेक्टोमीटर में जाना है तो भाई देखो सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताता हूं, जहां से जाना है वहां पर लिखो 1 और जहां तक जाना है वहां पर लिखो 0 एंड देन पुट 0, ये हो गया। अब अगर ऊपर की तरफ चले हो तो जस्ट डिवाइड कर दो और नीचे की तरफ चले हो तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेके समझाता हूं इसको, कि किस तरीके से आप इसको, एक मिनट में एक स्क्रीन लेता हूं यहां पे। Where is the screen? ओके स्क्रीन यहाँ पर, आई थिंक स्क्रीन कैसे आएगी, स्क्रीन कुछ तरीका है इसका स्क्रीन का मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, चलो अभी कोशिश करते हैं यहीं पे क्वेश्चन करने की एंड देन करेंगे स्क्रीन का भी काम। ठीक है, इसको मैं जरा चेक कर लेता हूँ फ्रॉम बिगनिंग एंड देन लेंथ कन्वर्जन पर थे हम। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं पहले। चलिए तो मैंने कहा यहीं पे, चला एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, कैसे किया मैंने भाई, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, दिस इज द ट्रिक। अब जहां से जहां पे जाना है, जैसे लेट सपोज 1 सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो आपने 1 सेंटीमीटर पे 1 रखा, मीटर पे 0 रखा एंड देन 100। अब ये उल्टा 100 है ना, ये उल्टा 100 है, इसका मतलब डिवाइड बाय 100। नाउ अगर आपको हेक्टोमीटर से मिलीमीटर जाना है तो हेक्टो पे 1 रखो, मिलीमीटर पे 0 रखो, बीच में जितने भी नंबर आए उसमें 0 लगा दो एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि सीधा लिखा हुआ है ना, सीधा लिखा हुआ है 1 लाख तो लिख दो बस, दिस इज द ट्रिक। तो अगर आपको सीजीएस टू एमकेएस करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू चेक एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, फीट पाउंड एंड सेकंड। तो अब मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अच्छा ये मास कन्वर्जन में है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, यहां लेंथ कन्वर्जन देख लेते हैं। एफपीएस फीट पाउंड एंड सेकंड, तो फीट के अंदर मुझे पता होना चाहिए भाई फीट टू मीटर, यस और नो। तो फीट टू मीटर के अंदर क्या होता है, 1 फीट इज इक्वल्स टू 0.304 मीटर्स। ठीक है, ये एक रिलेशन है, यस और नो। 1 फीट इज इक्वल्स टू 0.304
0.304 मीटर्स, दिस इज द रिलेशन, यस और नो। तो अगर मेरे को दे दिया 5 फीट, देन व्हाट इज द आंसर, 5 इंटू 0.304 मीटर्स, यस और नो, यस और नो। अगर आपको दे दिया 112 मीटर या फिर 12 मीटर में कितने फीट, तो क्या करोगे आप, 12 अपॉन 0.304, दैट्स ऑल। समझ आ गया क्या, इतना ही आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया फीट टू मीटर एंड मीटर टू फीट, ठीक है। एसआई यूनिट इज वेरी वेरी इजी, एसआई यूनिट में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ मीटर में चेंज करना है, सिर्फ मीटर में चेंज करना है, दैट्स ऑल। लेंथ कन्वर्जन के अंदर जितने भी 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे यही थे, ठीक है। हमने इन चारों को इंटर कन्वर्ट करना सीख लिया है। नेक्स्ट, जंप ऑन टू द मास कन्वर्जन। सेम लेंथ कन्वर्जन की तरह मास कन्वर्जन में भी सारे प्रीफिक्स सेम होते हैं। वहां पर क्या था, किलोमीटर, यहां पर क्या है, किलोग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, एंड दैट्स ऑल। इतना ट्रिक अगर आपको याद है तो सेम ट्रिक आप अगर लगाएंगे तो किलोग्राम से ग्राम में जा सकते हैं। अब पाउंड के लिए एक अलग हम याद करते हैं कि भाई 1 पाउंड इज इक्वल टू लगभग 4.5 किलोग्राम, ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल टू लगभग 4.5 किलोग्राम, और नॉट, ये सुन नो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.5 ग्राम, ठीक है। अब अगर देखो यहीं से मैं ये जानना चाह रहा हूं किलोग्राम में क्या होगा, तो 453.5 ग्राम किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल, बस इतना सा काम करना है, यस और नो, यस और नो। तो ये 0.45 हो जाएगा, है ना, 0.45, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। एसआई यूनिट इज जस्ट सीजीएस टू एमकेएस एंड एमकेएस टू सीजीएस। मास कन्वर्जन इतना सा ही काम है, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। दिस लिस्ट इज जस्ट ऑसम। अगर ये लिस्ट तुम्हें याद है तो बहुत आसानी से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ टाइम कन्वर्जन, दिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम कन्वर्जन में ये किलो, हेक्टो, डेका नहीं होते हैं। इसके अंदर देखो, यहां पर तो ध्यान से देखो सारे सेकंड्स ही हैं, तो इसमें तो कोई कन्वर्जन है ही नहीं। लेकिन टाइम के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन है। 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड के बराबर, हाँ या ना बोलो, यस और नो। 1 सेकंड किसके बराबर होता है, अब ये कमेंट में तुम बताओगे मुझे, ठीक है। एक क्लॉक होती है जिसके बारे में आप पढ़ के आओगे, ठीक है। उस क्लॉक में एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसकी वाइब्रेशन के इक्वल होता है 1 सेकेंड। तो ये आप पढ़ के आओगे, नीचे कमेंट में बताओगे हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी से निकल जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड कितना होता है ये आप मुझे बताएंगे। नाउ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड ऑल्सो देखो जरा एक बात बताओ मुझे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हाँ है ना, यस और नो। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 1 घंटे में अगर 60 मिनट हैं तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 मिनट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 60। देन दीज नंबर्स ऑफ सेकंड्स आर इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। दिस इज द डेटा। भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ये तो टाइम की बेसिक यूनिट्स पता है। नाउ आपका होमवर्क है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और टाइम। ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। एक लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है या फिर टाइम की यूनिट है। बहुत ध्यान से बताना, ईयर को देख के अभी कमेंट मत करना, पहले इसके बारे में पढ़ो एंड देन मुझे बताओ। नीचे कमेंट में लिखना 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी इट्स एसआई यूनिट, या तो सेकंड या तो मीटर, जो भी आप बताना चाहें, एंड ये टाइम की यूनिट है या डिस्टेंस की, दैट्स ऑल। इस स्लाइड तक ना हमने लेंथ, मास और टाइम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये 3 ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। बाकी की जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट भी हैं जिसमें कन्वर्जन हम पढ़ते हैं, फोर्स, एनर्जी और प्रेशर। तो ये जो यूनिट्स है ना, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। जब मैं आपको ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स का, एनर्जी का और प्रेशर का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है जी। आ जाइए आगे चलते हैं।
एंड दिस इज द टॉपिक। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे और सेम ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यस और नो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, चलिए। What is the definition of derived units? A derived unit is a unit of measurement in the SI International System of Units. SI system is derived from one or more 7 base quantities. हमने ये पढ़ा था, आपने एक बताया था भैया कि 7 बेस क्वांटिटी है बस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल या फिर एंटिटी ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस का यूनिट और इंटेंसिटी। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, बस इसे याद कर लो, बाकी सब हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में बची हैं वो सारी क्वांटिटी हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो इनसे ड्राइव हुई हैं। यानी वो जो क्वांटिटी या यूनिट होगी ना, उनमें इनका इंपोर्टेंस रोल होगा। 101% इनमें से कोई ना कोई यूनिट तुम्हें उस पर्टिकुलर यूनिट में जरूर मिलेगी। यस और नो, हाँ या ना। अच्छा, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं तो कैसे ड्राइव हुई होंगी ये बताओ जरा। मैंने कहा भैया एक बात बताइए, ड्राइव्ड यूनिट का मतलब तो ये होता है ना इससे और इससे मिलके बनी है, हाँ या ना। अरे ड्राइव्ड का मतलब क्या है? ड्राइव मतलब किन्हीं अलग अलग चीजों से, इससे कुछ ले लिया, इससे कुछ ले लिया और इन सबसे एक चीज बनाई हो, दिस इज ड्राइव्ड। यानी बहुत सारी चीजों में से खींच के कुछ एक चीज बनाई है तो उसको ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो भैया कहने का मतलब ये है, क्या अगर मैं केजी और मीटर से कोई एक यूनिट बनाना चाहूं तो क्या वो ऐसे हो सकती है? मैंने कहा हाँ हो सकती है, इसको जस्ट अपना डायमेंशन फॉर्मूला सेटिस्फाई कराना है। अब ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इक्वेशन इज इक्वल और नॉट, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्या हम यहां से यहां पहुंच सकते हैं। अभी के लिए बिल्कुल हाँ पहुंच सकते हो आप। क्या आपने ये देखा, दिस इज अ ड्राइव्ड यूनिट, यस और नो, एंड दीज टू आर द फंडामेंटल यूनिट्स, और इन्हीं की मदद से बनी हुई है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि किन्हीं भी 7 में से, इन 7 में से सॉरी, किन्हीं भी 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट की मदद से जोड़कर उन्हें एक ड्राइव्ड यूनिट बनाई जा सकती है, हाँ या ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम ऐड करेंगे या हम मल्टीप्लाई करेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्या मैं 2 किलोग्राम प्लस 2 मीटर कर सकता हूं क्या? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, कॉमन सेंस। 2 किलो 2 मीटर में जोड़ा ही नहीं जा सकता, तो कैसे बनाएंगे हम यूनिट? तो ड्राइव्ड यूनिट प्लस करके तो बिल्कुल नहीं बनेगी। दैट्स ऑल, यस और नो, समझ आया? 2 किलो 2 मीटर को जोड़ के ड्राइव यूनिट कभी नहीं बनेगी। इसका मतलब यह है कि ड्राइव्ड यूनिट को बनाने के लिए 100% 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, इज दिस फैक्ट इज क्लियर और नॉट, दैट अगर आपको एक ड्राइव्ड यूनिट बनानी है देन यू हैव टू 100% श्योर दैट यू कैन ओनली बी मल्टीप्लाई 2 एंड मोर फंडामेंटल यूनिट्स। तुम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो इन यूनिट्स को, ऐड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड 2 डिफरेंट फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स। तुम कभी 2 फंडामेंटल यूनिट्स को या 2 यूनिट्स को बेसिकली अलग अलग अगर हैं तो उन्हें प्लस नहीं कर सकते ना, तो हम मल्टीप्लाई करके ड्राइव यूनिट बनाएंगे। तो हमें आज ये पता चल गया कि ड्राइव्ड यूनिट इज इक्वल्स टू 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन। यस और नो? क्या भैया डिवीजन से नहीं बन सकता? तो एक बेसिक प्रिंसिपल बताता हूं मैथ्स का, मल्टीप्लाई इज डिवीजन। मल्टीप्लाई इज डिवीजन कैसे? ये डब्बा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या इस डब्बे को इस डब्बे के रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दो, दिस बोथ आर सेम थिंग। यस और नो? हाँ या ना बोलो। मैंने कहा इसको भी छोड़ेंगे, जरा एक बात समझो। लेट सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, आंसर इज 4। क्या मैं डिवाइड करके कुछ ऐसा कर सकता हूं कि 4 आ जाए? बिल्कुल कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है, ठीक है भैया। आपने तो कहा था सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, इसको तुम मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हो ना यार। 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, हाँ या ना? यस और नो? डिवाइड इज द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब यह है, अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता है तो तुम डिवाइड कर सकते हो।
यानी अगर मैंने ये कह दिया ड्राइव्ड यूनिट बनेगी दो फंडामेंटल के मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या मैं ये कहने में शर्माऊं कि भाई दो फंडामेंटल यूनिट के डिवीजन से भी बनती है? तुम्हें बस उस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए ऐसे करना पड़ जाएगा, बस क्या दिक्कत है? ये डिवीजन ही तो है ना? बस इतनी सी बात है कि ड्राइव यूनिट को बनाने के लिए दो फंडामेंटल यूनिट्स को या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आती है तो हम चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। एंड यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बाद ड्राइव्ड यूनिट का सफर। सबसे पहली ड्राइव्ड यूनिट है एरिया। अब मैं जरा तुम्हें एक बात बता देता हूं कि जैसे ही मैंने लिखा एरिया इज अ ड्राइव्ड यूनिट, ये एक स्टेटमेंट ना गलत है। ये एक यूनिट है ही नहीं, ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया एरिया इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? बिल्कुल सही जवाब। तो एरिया इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाउ इफ यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देन यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि भैया ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ना। अगर ये फंडामेंटल नहीं है यार, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी एक यूनिट तो होनी नहीं चाहिए? अरे यार, मैंने तुमसे कहा लेंथ की यूनिट मीटर है, क्या मैं ये कह सकता हूं एरिया की मीटर है? अरे ये फंडामेंटल होगी नहीं, इसमें तो एक यूनिट आ भी नहीं सकती यार। इसमें एक यूनिट कैसे आ जाएगी? इसमें तो बहुत सारी यूनिट आनी चाहिए ना सर, है ना? तो बहुत सारी यूनिट आएंगी, इसका मतलब ये है कि इसका कोई तो फॉर्मूला होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक एक्स फंडामेंटल क्वांटिटी को एक एक्स फंडामेंटल क्वांटिटी से या तो मल्टीप्लाई किया होगा या तो इसको डिवाइड किया होगा, तभी पक्का एरिया की कोई ना कोई यूनिट आई होगी। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार। नहीं समझ आया क्या? एक बार दोबारा समझो, ये बहुत ही मतलब एक प्यारा सा टॉपिक है यार, समझो ना। एरिया की यूनिट मान लेते हैं y है, ठीक, एंड दिस y इज ड्राइव्ड यूनिट। ये मत भूलना भाई, ये y ड्राइव यूनिट है। तो ड्राइव यूनिट है ये फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट। क्या ये यूनिट किन्हीं दो फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई करके या किन्हीं दो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड करके आई होगी? सिर्फ यस और नो बोलो, सिर्फ यस और नो, यस और नो। भाई ये वाली जो यूनिट होगी एरिया की, ये या तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आई है, यूनिट्स को सॉरी, या तो डिवाइड करके आई है। क्या भैया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एरिया उन्हीं दो फंडामेंटल यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आया होगा, या तो एरिया उन्हीं दो फंडामेंटल यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करके आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आता है ना, तो तुम ड्राइव्ड यूनिट समझ चुके हो भाई। क्या तुम्हें यह समझ आया कि एरिया की यूनिट अगर दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आई है, तो एरिया खुद दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आया होगा? यस और नो बोल दो। अगर इतना समझ आ गया तो ड्राइव्ड यूनिट फिनिश है भाई। यस और नो। रिवाइव कह रहा हूं मैं, रिमाइंड करके दोबारा से देखो इसको, दोबारा रिवाइंड करो और देखो कि मैंने क्या बोला है कि अगर एक ड्राइव्ड यूनिट, ध्यान से सुनना, एक ड्राइव्ड यूनिट अगर दो और दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आती है, तो उसी की पर्टिकुलर, उसी की जो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो दो या दो से ज्यादा और उन्हीं फिजिकल यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आएगा। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1 फॉर ड्राइव्ड यूनिट्स। यस और नो? तो इसका भैया मतलब सीधा सा ये निकलता है कि एरिया किसी ना किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या एरिया किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड करके आया होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने समझी। अब इस चीज को कॉमन सेंसली बताइए कि किन दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। तो भैया एरिया तो होता है एक स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड। भैया साइड को तो नापते हैं मीटर में और इस साइड को भी मीटर में नापेंगे। तो क्या मैं भैया ये कह सकता हूं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ? लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस टू फॉर्म एन एरिया। यस और नो? इज दैट क्लियर? यस और नो? कि एरिया लेंथ इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करके आता है, एंड दीज लेंथ कैन बी एनीथिंग। मतलब ये लेंथ किसी भी चीज की हो सकती है भाई, ये स्क्वायर की हो सकती है, ये रेक्टेंगल की हो सकती है। भैया गलत जवाब, रेक्टेंगल में तो साइड इंटू साइड नहीं होता। मैंने कहा एक बात बताओ, रेक्टेंगल में क्या तुम ये नहीं करते एल इंटू बी?
अब ये लेंथ जो है इसको मास में थोड़ी नापते हो यार, लेंथ में नापते हो, इस ब्रेड्थ को भी तो लेंथ में नापते हो, यानी एट द एंड नापने का तो पैरामीटर लेंथ ही है ना। तो एरिया दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आता है, दैट इज लेंथ इनटू लेंथ। यस और नो? अगर इतनी बात समझ आती है तो इतना भी समझ आ गया होगा कि भैया आपके स्टेटमेंट नंबर 1 के दौरान हमने ये सुन लिया था कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अगर एक ड्राइव क्वांटिटी बनी है तो उसकी जो यूनिट है वो भी उन दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को मल्टीप्लाई करके आया होगा, एंड दिस इज द आंसर। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और आपको पता है कि आप स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल नहीं, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सभी शेप्स का एरिया मीटर स्क्वायर में देते हो। यस और नो? तो दिस इज द रिलेशन ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स। Is that clear or not? Tell me. Area is length into length. Yes भैया समझ आ गया. This is a drive quantity, this is fundamental and this is fundamental. And definition के हिसाब से दो और दो से ज्यादा fundamental physical quantities को multiply या divide करके एक ड्राइव्ड physical quantity आती है। इसी तरीके से भैया मुझे ये समझ आ गया कि अगर ड्राइव्ड क्वांटिटी आ गई तो उसकी यूनिट भी उन दो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आएगी। तो भैया मुझे ये समझ आ गया कि ड्राइव्ड क्वांटिटी तो फंडामेंटल से ही बनी है। यस और नो? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, सॉरी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। नाउ अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे भैया वॉल्यूम। तो भैया वॉल्यूम ना ये पता है दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आया होगा। अब क्वेश्चन मेरा भैया ये है कि वॉल्यूम तो बहुत सारी चीजों का होता है। मैंने कहा भाई देखो किसी भी चीज का वॉल्यूम उठा लो, किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम है तो वो एक ही होगा, मतलब उसके पैरामीटर जो होंगे वो एक ही होंगे। भैया ऐसे तो समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा अच्छा किसी भी एक चीज का वॉल्यूम बता दो। भैया क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है LBH, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। L क्या है? लेंथ है। B क्या है? लेंथ है। H क्या है? लेंथ है। हाँ है ना भैया? लेकिन स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। भैया इसमें कैसे होगा? मैंने कहा आर क्या है? रेडियस। रेडियस का क्यूब मतलब रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस। अब रेडियस लेंथ में नहीं नापते क्या? तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। आफ्टर दैट दोबारा से ये आ गया। हाँ या ना बोलो? यस और नो? भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अरे देख लेना ये सही भी बता रहा हूं मैं या नहीं बता रहा हूं। वॉल्यूम होता है या ये एरिया होता है, सरफेस एरिया? नहीं देखो सरफेस एरिया तो नहीं होना चाहिए ना, पाई आर स्क्वायर एच आ गया, क्यूब बन जाएगा वो, तो ये मेरे हिसाब से वही होगा, ठीक है वॉल्यूम। तो आर स्क्वायर भैया रेडियस इंटू रेडियस, एच यानी एक हाइट, तो एल इंटू एल इंटू एल फिर से हो गया। यानी कि भैया वॉल्यूम कहीं से भी निकाल लो हमेशा एल इंटू एल होगा। भैया अब मैं वॉल्यूम की यूनिट आपके बिना बताए बता सकता हूं, दैट इज मीटर क्यूब। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम बचपन में यानी 8th क्लास में जब हम क्वेश्चन सोल्व करते थे और वॉल्यूम निकालते थे तो मीटर क्यूब में ही निकालते थे। तो भैया ये तो समझ आ गया कि फिजिक्स मजेदार है, हमको रीजंस बता रही है अच्छा ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वॉल्यूम बनता है 3 पैरामीटर से, दैट इज लेंथ, लेंथ एंड लेंथ। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, ये टर्म्स क्या है भैया? स्पीड को तो चलो जान भी जाएं, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, एक्सेलरेशन, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए भैया हमें बस देखो इतना जानना है कि स्पीड 100% किसी ना किसी की मल्टीप्लाई या किसी ना किसी के डिवाइड से बनी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, इतना समझ गए ना, इतना समझ गए, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तुम्हें तो बस इतना बताना है कि किसके मल्टीप्लाई या किसके डिवाइड से बनी है। अब देखो भैया हमें स्पीड के बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा, तो अभी मैं हेल्प कर देता हूं। जब आप स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो मैंने कहा स्पीड का ना फॉर्मूला होता है। अच्छा मैं इसको अभी भी ना समझा सकता हूं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है, लेकिन लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात रखते हैं, काइनेमेटिक्स में खुल के बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने कह दिया भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैंने कहा ठीक है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी ये वाला तो कैंसिल हो गया। तो भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया ये जो डिस्टेंस है क्या मैं कह सकता हूँ इसको मैं लेंथ में मेजर करता हूँ? बिल्कुल सही बात है। टाइम तो भैया खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम तो खुद एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या भैया इसका मतलब ये हो गया ये एल टी, अच्छा अभी सीधा उस पर नहीं जंप करते, ठीक है। एस इज इक्वल टू एल बाई टी हो गया। भैया ये लेंथ की तो हो गई मीटर और टाइम की हो गई सेकेंड, तो भैया इसका मतलब तो ये हो गया दैट दिस इज एस इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड सॉरी स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। भैया पर मतलब मैंने कहा डिवाइड के लिए पर यूज कर लेते हैं,
अरे हाँ भैया, हमने अपने स्कूल में ना स्पीड की क्वांटिटी तो यही पढ़ी है, यूनिट मीटर पर सेकंड। मैंने कहा आप देख लो कैसे आई है मीटर पर सेकंड, हाँ या ना बोलो, यस और नो, यस और नो, इज दैट क्लियर? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड यूनिट सॉरी ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब भैया ये वेलोसिटी क्या चीज है, वेलोसिटी तो बता दो। मैंने कहा वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी इज जस्ट स्पीड बट विद डायरेक्शन, वेलोसिटी इज जस्ट स्पीड विद डायरेक्शन। भैया ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो इसे मैं काइनेमेटिक्स में ना बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए समझो कि स्पीड के ही जैसे फॉर्मूले होते हैं वेलोसिटी के। भैया अगर स्पीड के जैसे फॉर्मूले होते हैं तो वेलोसिटी की जो यूनिट है ना वो भी स्पीड के जैसी होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जो स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। तो भैया वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। यस और नो, यस और नो, दैट इज ऑल। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। भैया अब ये क्या होता है, मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में ना सब बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, मतलब एकदम प्यार से बात करेंगे सारी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। भैया ये क्या बोल दिया आपने, तो मैंने कहा अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखो, ठीक है। अच्छा भैया फिर वापस से अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं कि एक्सेलरेशन किसी ना किसी के डिवाइड से आएगा या किसी ना किसी के मल्टीप्लाई से आएगा। तो ये तो भैया फॉर्मूला देख के पता चल गया। लेकिन भैया ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये क्या होता है, मैंने कहा वेलोसिटी कितना चेंज हुई, पहले वेलोसिटी 10 थी अब वेलोसिटी 20 हो गई, तो बीच में जो 10 आई होगी वो क्या होगा, ये क्वेश्चन बताओ जरा। पहले 10 की वेलोसिटी से गाड़ी चल रही थी, अब 20 की वेलोसिटी से चल रही है, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? आपने कहा भैया 10। अब मेरे को ये बता दो बस, ये 10 क्या चेंज हुआ? भैया 10 तो वेलोसिटी चेंज हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे कुछ भी हो, चेंज हो, रेट ऑफ चेंज हो, मुझे तो बस इतना बता दो कि चेंज हुआ क्या। तो चेंज हुई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो मैंने कहा v रख दूं, हाँ या ना। और वेलोसिटी के लिए v रख दिया तो टाइम के लिए t रख देते हैं, तो एक्सेलरेशन हो गया v बाय टी। लेकिन भैया देखो इस बार ना आपका रूल टूट गया। मैंने कहा कौन सा रूल? आपने कहा था कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से होगी। लेकिन भैया ये तो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, क्या मैं इस ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल में नहीं तोड़ सकता क्या? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। अभी पीछे क्या पढ़ा, स्पीड के जैसा होता है वेलोसिटी, यानी क्या मैं इसे लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दूं फिलहाल के लिए, और अपॉन में टी लिख दिया मैंने। अरे हाँ या ना भैया, अब तो इसमें सारे ही ऐसे आ गए, अब तो इसमें सारे फंडामेंटल्स आ गए। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, करो इसे सोल्व। डी बाई टी स्क्वायर, डी बाई टी स्क्वायर दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसीलिए हम अपने इस चैप्टर में जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। यस और नो, ये समझ आया? एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट व्हाई? क्योंकि v बाई टी होता है और v को d बाई टी लिखते हैं, और d बाई टी करने से d अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? यानी भैया एक रूल और समझ आ गया मुझे, तो जब तक एक ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल के टर्म्स में नहीं है तब तक उसे फंडामेंटल बनाते जाओ। बहुत अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज फोर्स, दैट इज फोर्स। अब भैया फोर्स, अब इसका क्या करें? मैंने कहा फोर्स का एक्सेलरेशन लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला बनाना शुरू करो। अच्छा भैया मास तो मुझे समझ आ गया, मास तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन भैया एक्सेलरेशन ये तो ड्राइव्ड हो गई। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन एक्सेलरेशन को अभी आप करके आए हो ना, तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। भैया ये तो फिर ड्राइव हो गई। मैंने कहा दोबारा सॉल्व करो, मास इनटू डी बाई टी अपॉन टी। अब सब फंडामेंटल्स हैं, अब क्या करोगे, m इंटू डी अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं आपको ना दो ऑप्शन देता हूं, पहला दूसरा। क्या करोगे भैया? देखो करने को तो हम दोनों कर देंगे, लेकिन बात यह है कि हम तो ऐसा यूनिट के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, तो हम ये करेंगे, ठीक भाई। मास को केजी लिख दिया, डिस्टेंस को मीटर लिख दिया, एंड टी स्क्वायर को एस स्क्वायर लिख दिया। यस और नो? आसान है क्या? यस और नो? भाई फोर्स की यूनिट लिख दोगे, ड्राइव्ड यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? दिस इज द ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। अब फोर्स कन्वर्जन, मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में पढ़ाऊंगा जब हम ड्राइव्ड यूनिट पढ़ रहे होंगे। तो अब हमारा टाइम आ चुका है जब हम इसको पढ़ेंगे फोर्स कन्वर्जन को। बेसिकली फोर्स कन्वर्जन क्या है, ये जो मैंने ऐसा यूनिट में निकाला ना अभी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इसको ना मुझे चेंज करना है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। भैया क्यों करना है? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, एम के एस सिस्टम है ये, हाँ या ना बोलो। मुझे इसे ये सेंटीमीटर में होगा, सी जी एस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। दिस इज द फोर्स कन्वर्जन, ठीक है। तो ये करने के लिए भैया, अच्छा तो मैंने कहा किलोग्राम को मुझे सिर्फ ग्राम में ही तो चेंज करना है, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और मीटर को किस में करना है? सेंटीमीटर में, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी अगर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स है, तो इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स बनाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी 5000 इंटू 100 दैट इज 5 लाख। यस और नो? इतना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया इसको ये नहीं कह सकते क्या कि 5 इंटू 10 की पावर 5? यस और नो? और 5 तो पहले ही दे रखा था, तो हमने सिर्फ 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आया जी? रिजल्ट ये आया कि अगर एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 कर दो, हाँ या ना बोलो। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा? मैंने कहा बहुत बड़ा है, तो इसके लिए ना एक नाम कर देते हैं हम, न्यूटन। इसके लिए क्या कहते हैं? न्यूटन। तो ना हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को प्यार से न्यूटन कहते हैं, क्योंकि फोर्स को किसने खोजा था? आइजैक न्यूटन ने। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ना इतना बड़ा बोलने के बजाय न्यूटन बोल देंगे। भैया फिर तो इसका भी कुछ करो, जी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा इसको ना एक काम करते हैं, डाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डाइन। ठीक है, ये डायन नहीं है, ठीक है, डाइन है। ठीक है, तो हमने ये कहा भैया कि 1 न्यूटन को बदलने के लिए अगर डाइन में, तो मुझे 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ा? ये डेरिवेशन हमने यहां पर देख ली है। तो इसी डेरिवेशन को एक बार दोबारा से कन्वर्ट करेंगे। और एक काम हो रहा है तुम्हारा, जैसे मैंने यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज किया है ना ग्राम सेंटीमीटर में, ऐसे ही आप इसको ना पाउंड फीट सेकंड में करो। पाउंड फीट सेकंड, यानी केजी को पाउंड में करने के लिए और एम को फीट में करने के लिए जो भी मल्टीप्लाई करना है कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है। यस और नो? नेक्स्ट, एनर्जी या वर्क। भैया एनर्जी या वर्क क्यों लिखा है? तो एक फंडामेंटल चीज बता देता हूं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, यानी जितना वर्क उतनी एनर्जी। और ये लॉ सही भी है ना। आप जितना खाना खाओगे, जितना एनर्जी आपके पास होगी, आप उतना ही काम कर सकते हो, हाँ या ना? एनर्जी इक्वल टू वर्क होना चाहिए। अगर एनर्जी ज्यादा हो गई, काम ज्यादा करोगे, एनर्जी कम हो गई, काम कम करोगे। यस और नो? यस और नो? तो एनर्जी और वर्क दोनों सेम है। अच्छा, इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो मैं दोनों अलग अलग चीजों से ना सेम चीज करके दिखाता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है भैया हाफ mv स्क्वायर, चलो लिख दिया, ठीक है जी। वर्क का फॉर्मूला होता है भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? मैंने कहा अभी फिलहाल के लिए डिस्टेंस लिख लो, आगे हम पढ़ेंगे। देखो अगर ये दोनों सेम होंगे तो इन दोनों की यूनिट भी क्या होनी चाहिए भैया? सेम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, आ जाओ। E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हाफ, भैया इस हाफ की तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, तो मैंने कहा काट दो इसे, हम तो यूनिट चेक कर रहे हैं। m मतलब मास, मास की यूनिट केजी। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी बहुत पहले पढ़ा के आया हूं, मीटर पर सेकंड होता है। और पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज ऑल। यस और नो? हां ना बोलो जल्दी से, यस और नो? नेक्स्ट, वर्क। भैया वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और भैया डिस्टेंस तो सीधा l लिख दूंगा मैं, और फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दूंगा। भैया मास इनटू एक्सेलरेशन भी अभी ड्राइव्ड में है, यानी मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू लेंथ। भैया अभी वेलोसिटी भी ड्राइव में है, मैंने कहा मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस, हाँ या ना बोलो? भैया ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई। मैंने कहा एक बात बताओ, मास को लिखते हैं केजी, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस को लिख दूं मीटर स्क्वायर, और अपॉन में देखो टाइम स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर। अरे वाह, ये तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई, दोनों यूनिट सेम हो गई। तो दिस इज द प्रूफ कि एनर्जी और वर्क क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हाँ ना बोलो? एनर्जी और वर्क क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों की यूनिट्स जो है वो क्या है? सेम है। यस और नो? किस तरीके से डेरिवेशन किया ये भी समझ आ गया। यूनिट समझ आ रही है? यस और नो? नीचे कमेंट में बताते रहो मुझे कि क्या चीज समझ आई, क्या चीज समझ नहीं आई है। एनर्जी कंजर्वेशन भी करेंगे, सीजीएस एमकेएस फिर वही से, यानी 1। अच्छा एक चीज और भैया, एक बात बताइए, जैसे हमें आपने न्यूटन बताया, आप हमें ये भी बता सकते हो क्या कि भैया 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
ये इतनी बड़ी यूनिट को कुछ छोटे में लिखने बता दोगे? मैंने कहा हाँ, जूल लिख लो इसे। क्या लिख लोगे? 1 जूल लिख लो इसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा भैया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको सीजीएस में करने के लिए इसमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर? मैंने कहा बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अच्छा भैया, इसका मतलब ये है कि 1000 से मल्टीप्लाई तो करूंगा मैं केजी से ग्राम जाने के लिए, और मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाने के लिए। देखो 1 मीटर से जब जा रहे थे तो 100 की मल्टीप्लाई करी, अब 2 से जा रहे हैं तो 2 बार 100 की मल्टीप्लाई, और सेकंड से सेकंड में तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो भैया 10 की पावर 7 हो गया, 10 की पावर 7, यानी 1 जूल को अगर तुम्हें चेंज करना है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में, तो 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया इसका कोई छोटा नाम बताओगे? मैंने कहा बताएंगे, ERG। क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 ERG, ठीक है। एनर्जी की जो सीजीएस यूनिट है वो होती है। अब एफपीएस में समझदार हो, खुद से निकाल लोगे, और ऐसा यूनिट तो जूल है ही, ठीक है। यस और नो, दैट इज करेक्ट। हाँ जी, अब आ जाते हैं पावर पे। भैया पावर, मैंने कहा पावर कुछ नहीं है, पावर के लिख देंगे इसका फॉर्मूला W/T या E/T। भैया एनर्जी को तो बहुत अभी पढ़ के आए हैं, बिल्कुल अभी पढ़ के आए हैं। ये होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल यही होता है। भैया टाइम तो टी होता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ P इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, और इसको मैं एट द एंड लिख सकता हूँ के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। यस और नो? हाँ या ना? समझ आया भाई? यस और नो? ठीक है, ये हो गया हमारा पावर का। तो भैया पावर की सीजीएस करने के लिए मैंने कहा जी सीएम स्क्वायर। अच्छा, सीजीएस जरूरी थोड़ी है किसी किसी की, सबकी हो सकती है ना भाई। यूनिट कन्वर्जन सिस्टम ऑफ यूनिट तो बताया था मैंने। प्रेशर, ठीक है। अच्छा पहले ही बता दूं मैं, प्रेशर में पास्कल, जो भी पास्कल बार वगैरह है, उन सब की डेरिवेशन तुम खुद करोगे। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने यूनिट कन्वर्जन के लिए छोड़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन होगा किताब से देख के, ठीक है। ये कुछ पढ़ाया नहीं है ना इससे रिलेटेड मैंने, तो इसीलिए ये किसी भी किताब को उठाओ, ये रिसर्च वर्क है, ठीक है। ये तुम्हें रिसर्च करके खुद से करना है, ठीक है। प्रेशर, तो प्रेशर भैया क्या होता है? मैंने कहा प्रेशर तो नहीं, वो प्रेशर तो नहीं है, खैर ये जो आप सभी लेते हैं या फिर ये हमें बताया जाता है कि ये प्रेशर है, ठीक है। ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर है साइंस का प्रेशर है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा भैया एरिया भी पढ़ रखा है, फोर्स भी पढ़ रखा है, इजी हो जाएगा ये तो। मैंने कहा बिल्कुल, न्यूटन अपॉन एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो भैया मैं इसे कह दूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? मैंने कहा बिल्कुल कह दे। क्या भैया मैं इसे कुछ और नहीं कह सकता? मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी, वेट, क्या कह सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? पर मीटर स्क्वायर। भैया ये क्या लिख दिया आपने? तो मैंने कहा एक बात बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर? हाँ है ना, पर मीटर स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल होगा। तो भैया इसकी यूनिट बन गई केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना बोल दो भाई, हाँ या ना? यस और नो? दैट्स ऑल, ठीक है। तो यही मेरे हिसाब से है प्रेशर कन्वर्जन, आप खुद करके लेके आएंगे पहले मैम के सीजीएस एंड एफपीएस, ऐसा ही तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी और बच जाता है, बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी भैया एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, यानी टाइम। तो एफ इज इक्वल टू 1/t क्या हो गया? t तो सेकंड हो गया, तो भैया f हो गया 1/s, यानी कि s -1। भैया ये -1 क्यों? भाई देखो इसकी पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1। तो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? इसकी पावर -1, या अब भैया इसका भी दूसरा नाम है हर्ट्स। क्या है? HERTZ, हर्ट्स, हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स, ठीक है। समझ आ गया? दिस इज फ्रीक्वेंसी। आई थिंक बस इतना ही था ड्राइव्ड यूनिट्स में। भैया इतना ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा है भैया, कुछ भी नहीं है। अभी जब हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे सभी का, उसके बाद जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद तो भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो आज की इस क्लास में अभी तक हमने ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ ली हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है ना, तो आप पीछे रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आए। नहीं समझ आया है तो दोबारा से वीडियो देखो, वरना डायमेंशन एनालिसिस में मैं सेम यूनिट्स के डायमेंशन एनालिसिस कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो पिछले जितनी भी यूनिट्स थी ना, अगर आपने इनका खुद से डायमेंशन एनालिसिस कर लिया एक दो क्वेश्चन के बाद, तो विश्वास मानो इस लेक्चर के अंदर से आप इतनी सारा मतलब चीजें लेके जाओगे, इतना सारा ज्ञान लेके जाओगे कि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है आपको, जब हम डायमेंशन एनालिसिस के फायदे की बात करेंगे।
ठीक है, तो अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, सब चीज हमने पढ़ ली है। अब हम इन्हीं के डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। भैया बहुत देर से आप डायमेंशन डायमेंशन कह रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ ये डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है, ये डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है। तो मैंने कहा भाई डायमेंशन एनालिसिस कुछ नहीं होता, जरा यहां देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब तो आपने दोनों तरीके की पढ़ ली, फंडामेंटल भी और ड्राइव्ड भी। अच्छा, ये डायमेंशन एनालिसिस होता किसका है, तो देखो फायदा तो उसी का डायमेंशन एनालिसिस करने का है जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो। भैया क्यों, मैंने कहा देखो डायमेंशन एनालिसिस में कुछ नहीं बताता, जैसे ड्राइव्ड यूनिट्स ये बता रहा था कि उसकी यूनिट क्या है, ऐसे ही डायमेंशन एनालिसिस ये बताएगा कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी, किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। भैया ये कुछ समझ नहीं आया, मतलब यार देखो, ड्राइव्ड यूनिट्स के कॉन्सेप्ट से हमें यह पता चल रहा था कि उसकी यूनिट क्या है, और डायमेंशन एनालिसिस से हमें यह पता चलेगा कि वो किन फिजिकल क्वांटिटी से बना है। भैया जैसे ये बना है, ये क्या है, मीटर यानी लेंथ है, ये क्या है, ये टाइम का स्क्वायर है। अब ये इन लेंथ और टाइम से बना है, लेकिन एक चीज और भी बताता है, वो कहता है कि डायमेंशन एनालिसिस करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसका तुम डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हो वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, सब सर के ऊपर से जा रहा है। मैंने कहा जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। भैया एरिया में मुझे इतना समझ आ गया था कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन से आता है, अरे एलटी लिख दिया मैंने, तो कैसे आता है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन से आता है, ठीक है। हाँ भैया ये भी पता चल गया था कि इसकी मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। मैंने कहा अब कुछ मत करो, अब ये जो मीटर स्क्वायर लिखा ना इसको रुको और यहां सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का बताओ जरा। मैंने कहा क्या ये एक रिलेशन नहीं बता रहा कि अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा, हाँ या ना बोलो भाई, लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, और दूसरी वाली लेंथ बढ़ेगी तब भी एरिया बढ़ेगा। तो क्या ये बता रहा है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी कैसे किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, किसके बढ़ने या घटने से ये फिजिकल क्वांटिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एरिया है लेंथ इंटू लेंथ, एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर। भैया कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लेंथ बढ़ जाए तो एरिया बढ़ जाएगा, हाँ या ना बोलो बस, हाँ या ना बोलो बस। समझ आया नहीं आया? अच्छा भैया इससे फायदा क्या है भैया, मैंने कहा जरा यहां आओ एक बात सुनो। क्वेश्चन आता है देयर इज अ स्क्वायर जिसकी लेंथ है l इंटू एल, अगर उसकी दोनों लेंथ को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा a इज इक्वल टू एल स्क्वायर है ना, एरिया ये तो है ना, यही तो डायमेंशन एनालिसिस का, यानी एरिया लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर दोनों लेंथ को डबल करोगे तो क्या ये पूरा एल स्क्वायर जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। भैया ये क्या बता दिया आपने, मैंने कहा a इज इक्वल टू एल इंटू एल, पहले केस में जब डबल नहीं किया था, जब डबल कर दिया था तो दोनों लेंथ डबल हो गई। नाउ इसका एरिया आएगा एल स्क्वायर और इसका एरिया आएगा 4l स्क्वायर, यानी कि पहले जितना एरिया था उससे 4 गुना हो गया भैया एरिया। कहने का मतलब ये है कि हम डायमेंशन एनालिसिस से ये बता सकते हैं कि चेंज कैसे हो सकता है, यानी कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिपेंडेंस बताते हैं किसके ऊपर, ड्राइव्ड के ऊपर, ठीक है भैया। अभी थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है। तो मैंने कहा यहां पे देखो, अब स्टेटमेंट नंबर 1 नोट करो डायमेंशन एनालिसिस के लिए। डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की या तो यूनिट पता हो या तो फॉर्मूला पता हो, दोनों काम चल जाएंगे, दोनों काम चल जाएंगे। भैया यूनिट तो हम अभी करके आए हैं, तो मैंने कहा इसी से करते हैं, एक दो क्वेश्चन फॉर्मूले से बता दूंगा, ठीक है। पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला भैया एल इंटू एल होता है, मैंने कहा एल क्यूब, बस हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। क्योंकि डायमेंशन में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी आती है और यूनिट डेरिवेशन यूनिट में क्या आता है, यूनिट्स आती हैं, बस इतना ही है, हाँ या ना बोलो। अच्छा भैया अगर यूनिट से करना होता, मैंने कहा यूनिट होती है मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब यानी ये मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, बस लेंथ क्यूब। आ गया या नहीं आया भैया? नेक्स्ट से समझते हैं, ठीक। मैंने कहा स्पीड की या तो यूनिट पता हो दैट इज मीटर पर सेकेंड, या तो इसका फॉर्मूला पता हो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया यूनिट से कैसे करेंगे, मैंने कहा ये लेंथ किसकी यूनिट, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की,
पर सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो लेंथ पर टाइम का मतलब हो गया लेंथ अपॉन टाइम, और इसका मतलब हो गया लेंथ टाइम -1। अब ये -1 क्यों आया, ये खुद से सोचो, क्योंकि मैं एक बार वीडियो में पहले बता चुका हूं। ठीक है, नाउ अब फॉर्मूले से कैसे करेंगे भैया, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, लेंथ में। टाइम क्या होता है, टी, ये होता है L बाय टी एंड देन L t -1, दैट्स ऑल। यस और नो, यस और नो, वेलोसिटी सेम एज स्पीड। एक्सेलरेशन का करते हैं भैया, अब यूनिट से करना शुरू करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा यूनिट से तो और भी आसान है, मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, लेंथ, सेकंड स्क्वायर t2। नाउ दिस इज L बाई t2 एंड दिस इज इक्वल टू L t -2, यस और नो। और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के बाद ऐसे डब्बा बना देते हैं बाहर। भैया एक फॉर्मूले से ही बता दो जरा, मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस और नो। अच्छा वेलोसिटी की क्या होती है भैया, L t -1, पीछे निकाल के आए हैं, ठीक है। टाइम का क्या होगा भैया, t, तो ये t ऊपर जाके क्या होगा, t -1, तो L t -1 t -1। अब पावर का ये फॉर्मूला पता है कि दोनों मल्टीप्लाई में अगर पावर हो तो सेम प्लस हो जाती है, तो L t -2 दोनों से सेम आ गया। नाउ फोर्स, अच्छा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिट्स पढ़ चुके हो और डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स पहले फॉर्मूले से करेंगे भैया, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, m, अच्छा बड़े रखना है, याद रखना, ये छोटा मत लिख देना। मास इज m एंड एक्सेलरेशन भैया पीछे करके आए हैं, L t -2, L t -2। भैया डायमेंशन एनालिसिस तो और भी आसान है, मैंने कहा आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि करके आए हो ना अभी, ml t -2। और यूनिट से करोगे तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg क्या है भैया, kg है मास, मीटर क्या है लेंथ, s2 क्या है टाइम 2, तो ml अपॉन t2 दैट इज ml t -2। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप ड्राइव्ड यूनिट्स नहीं देख के आए हो भाई, उसको देखो और समझो किस तरीके से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एनर्जी और वर्क, ये भी पता है भैया कि एनर्जी और वर्क सेम होते हैं, तो हमने हाफ mv स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूले से करने के लिए हाफ तो देखो यूनिट लेस है, अब आ जाते हैं mv स्क्वायर पे। भैया m तो है kg, अच्छा v स्क्वायर भैया L t -1 तो अभी पढ़ के आए हैं v का, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज L2 t -2। भैया वर्क का करके दिखाना जरा, अच्छा वर्क का रहने दो, एक काम करो एनर्जी की यूनिट से कर दो, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो। अच्छा kg क्या होता है भैया, मास, मीटर स्क्वायर L2 एंड S2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml2 t -2, यस और नो, ml2 t -2, ठीक है। वर्क का खुद से करेंगे आप, यस और नो। पावर भैया पावर होता है E अपॉन टी। भैया अभी जो आया था ml2 t -2, क्या मैं इसी को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा, और टाइम ऊपर जाएगा तो ml2 t -2 t -1 एंड दैट इज ml2 t -3, यस और नो। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला में कुछ नहीं लिख रहे हो तुम, सिर्फ ये लिख रहे हो कि वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी पावर मास पे तो ऐसे डिपेंड करता है, लेंथ पे ऐसे, और टाइम पे ऐसे, यानी कि टाइम पे तो इनवर्स रिलेशन है, टाइम पे इनवर्स रिलेशन है, यानी टाइम बढ़ेगा पावर कम हो जाएगी, पावर ज्यादा होगी टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। मास बढ़ेगा पावर बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी पावर घट जाएगी, ओ सॉरी बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये रिलेशन है बस, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू भैया फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का mlt -2 करके आए हैं हम, एरिया का L2 होता है, दैट इज ml -1 t -2। अब ये L -1 कैसे लिख दिया भैया, L -2 पर चला गया एंड देन माइनस करके लिख दिया ml -1 t -2। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एनर्जी का आया था ml2 t -2, हाँ ना बोलो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, चार्ज। भैया अब अलग सी चीज आ गई भैया ये कुछ, तो मैंने कहा चार्ज ना कुछ नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश करना चाह रहा था कि mlt आ रहे थे ना तब से, मास लेंथ टाइम, तो ये मत समझ लेना कि ड्राइव्ड यूनिट्स या फिर डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ mlt से करते हैं। अब जरा देखो चार्ज का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि भैया टाइम तो ठीक है फंडामेंटल है, करंट फंडामेंटल है क्या, मैंने कहा हाँ फंडामेंटल है यार, क्यों, तो भैया Q इज इक्वल टू IT हो गया, सिंपल। अब देखो जरा यहां ना फंडामेंटल क्वांटिटी में I का जो मैंने तुम्हें यूनिट बताया था वो बताया था एम्पियर, और टाइम का यूनिट बताया था सेकंड। तो चार्ज की ना एम्पियर सेकंड होती है यूनिट, जिसको हम कूलम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। जैसे हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते थे, ऐसे ही एम्पियर सेकंड को हम कहते हैं कूलम।
लेकिन बात ये है कि जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए आई टी, क्योंकि करंट भी फंडामेंटल है, टाइम भी, लेकिन आई की जगह हम ए लिख देते हैं, बस इतना अंतर है, यानी हम उसकी यूनिट से ही लिख देते हैं, क्योंकि आई ऐसा अजीब सा लगता है ना, तो Q इज इक्वल टू AT, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, एंड दिस इज द यूनिट, एंड दिस इज द SI यूनिट, जिसको हम प्यार से कूलम कहते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू डू सम होमवर्क। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे कर देना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा नहीं, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले दूंगा, और फॉर्मूले के बाद आप खुद से डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। इंपल्स क्या होता है? एक स्नूकर बॉल देखिए ना, जब ये हिट करता है स्टिक इसको, तो बहुत कम टाइम के लिए जब एक बहुत ज्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो एक इंपल्स जनरेट होता है, यानी यहां पर कुछ चीजें ऐसे तरंगे, ऐसे इंपल्स का मतलब ऐसे तरंगे, समझ रहे हो ना, कि ये आगे बॉल को हिट करेगी, ये आगे बॉल को हिट करेगी, आगे इस तरीके से जब एक बहुत बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है, हिट करता है, दैट इज इंपल्स। टॉर्क, अब टॉर्क क्या होता है भैया? भैया मैंने कहा एक हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट है इस जगह जो फिक्स है, इस फिक्स पॉइंट को पकड़ के अगर तुम इस पे फोर्स लगा दो, दैट इज टॉर्क। भैया समझ नहीं आया, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये सीसो तो पता होगा ना, सीसो क्या होता है ना, सीसो जो झूला होता है, तो इस झूले के ऊपर ये हिंज पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है? हिंज पॉइंट, ये हिंज पॉइंट, यहां पर तुम अगर वजन रखोगे तो नीचे गिर जाएगा ये, ठीक है। तो ये हिंज पॉइंट से, एक हिंज पॉइंट से एक डिस्टेंस पे जब नीचे की तरफ फोर्स लगी तो ये घूमा ना नीचे की तरफ, तो इस फोर्स को टॉर्क कहते हैं, एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, घूमने वाला, तो इसको हम कभी कभी कह देते हैं फोर्स इनटू रेडियस, फोर्स इनटू रेडियस, क्योंकि ये घूम रहा है ना गोल वाले में, तो इसलिए डिस्टेंस को रेडियस कह देते हैं। तो दिस टॉर्क इज फोर्स इनटू रेडियस, इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कुछ समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि भैया इसका फॉर्मूला जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसका फॉर्मूला वर्क जैसा है, तो इसका डायमेंशन भी वर्क जैसा होगा। अब समझने वाले तो समझ ही जाते हैं, ठीक है। अब आपको दोबारा से ये सॉल्व करना है, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ थ्रस्ट। अच्छा, थ्रस्ट क्या होता है भैया? थ्रस्ट इज नथिंग बट प्रेशर। इतना बहुत था ना बताने के लिए, थ्रस्ट इज प्रेशर। अब प्रेशर और थ्रस्ट में ये अंतर है कि थ्रस्ट जो है ना 90 डिग्री पे फोर्स लगती है थ्रस्ट में, और प्रेशर में किधर से भी फोर्स लग सकती है। कहां पढ़ेंगे? फोर्स के बाद पढ़ेंगे जब हम ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ लीनियर मोमेंटम। भैया लीनियर मोमेंटम मैंने कहा तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। फिलहाल के लिए फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल टू m इंटू वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस कौन सा है भैया? जो आपको होता है पढ़ाई को देख के, वो नहीं है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। क्या भैया? फोर्स अपॉन एरिया। ये तो प्रेशर का होता था। हाँ, प्रेशर स्ट्रेस के तरीके से ही होता है, लेकिन स्ट्रेस अलग होता है। आगे हम पढ़ेंगे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो भैया समझने वाले फिर से समझ गए होंगे कि प्रेशर की जो डायमेंशन थी वही स्ट्रेस की होगी। यस और नो, यस और नो, ठीक है। आ जाते हैं अब स्ट्रेन पे। भैया स्ट्रेन क्या? ये क्या क्या लेके आ रहे हो भैया? ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो तुम्हें करने हैं। स्ट्रेन इज एक लकड़ी है, सॉरी लकड़ी नहीं, एक रबर है। इस रबर की लेंथ ना 5 मीटर है। ओ 5 मीटर ज्यादा बड़ी, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेट सपोज मैंने रबड़ खींच दी, ये रबड़ खींच दी, और अब इस रबड़ की साइज जो है वो खींचने के बाद तो और बड़ी होगी, है ना। तो ये हो गई 10 मीटर की, जो कि नहीं होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की हो गई, चलो मान लेते हैं। भैया मुझे ये बताओ दोनों में कितने का चेंज आया? दैट इज 5, दैट इज 5। स्ट्रेन यही होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। यानी कि स्ट्रेन क्या होता है? कितना लेंथ में चेंज आया पूरी लेंथ में से। अब समझने वाले ना एक चीज समझ गए होंगे कि भैया जब मैं लेंथ की मीटर रखूंगा और लेंथ की नीचे भी मीटर रखूंगा, कट के 1 आ जाएगा। भैया 1 का क्या मतलब है? तो 1 का मतलब, चलो मैं यही समझा देता हूं। 1 का मतलब है सारी की सारी सातों क्वांटिटी को लिखो जरा, सारी की सारी सातों क्वांटिटी को लिखो और जरा सबकी वैल्यू 0 करके देखो क्या आंसर आएगा। भैया पावर 0 मतलब 1, यानी S इज इक्वल टू 1। स्ट्रेन कभी भी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट जो आपने इस पूरी वीडियो में सुना है, कि स्ट्रेन किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। यस और नो? क्या स्ट्रेन यूनिटलेस भी है? भैया
स्ट्रेन यूनिटलेस भी है। मैंने कहा ये क्यों पूछा आपने, क्योंकि आपने भैया ये कहा था कि अगर किसी चीज की यूनिट आ गई, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आ गई तो उससे डायमेंशन बता सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा था। तो भैया एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट है जिसको खींच के मैंने बड़ा कर दिया, यहां पर स्ट्रेन जो आया वो चाहे कुछ भी हो लेकिन आया तो मीटर में होगा। मैंने कहा मीटर में क्यों आया होगा, यही यहां पर गलती हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जब तुम 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर करोगे या 100 सेंटीमीटर करोगे तो यहां सब कट जाएगा भाई, 1 आ जाएगा या कोई वैल्यू आएगी, एंड दैट वैल्यू इज डायमेंशनलेस, दैट वैल्यू इज डायमेंशनलेस ऑल्सो यूनिटलेस। तो स्ट्रेन में एक चीज समझने को मिल गई, स्ट्रेन की ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन, डायमेंशनलेस। अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है ना वो खुद से करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला इस क्वेश्चन को। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ एंगल, भैया एंगल तो समझ ही नहीं आता, एंगल क्या होता है। तो एंगल का फॉर्मूला, अच्छा एंगल का फॉर्मूला कौन सा होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस दे देते हैं, ठीक है। दिस एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। अब ये क्या है एंगल का फॉर्मूला, तो ये देखो जरा, ये वाला एंगल का फॉर्मूला तुमने अभी 9th में पढ़ोगे कि अगर यहाँ से थीटा एंगल निकालना है, क्यों एंगल निकालना है, क्यों मान लो इसे क्यों एंगल निकालना है, तो ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये लेंथ ऑफ आर्क, इसको इस रेडियस से डिवाइड कर दो। अब समझने वाले फिर समझ गए होंगे कि लेंथ ऑफ आर्क एल में होगी, रेडियस एल में होगा, भैया डायमेंशनलेस, भैया डायमेंशनलेस। दोनों क्वेश्चन मेरे से करा दिए तुमने, डायमेंशनलेस। मैंने कहा डायमेंशनलेस तो ठीक है, मुझे ये बताओ क्या ये यूनिटलेस होती है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। तो अब कुछ बच्चे जल्दी से कहेंगे भैया डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस भी होगी। अरे नहीं भाई, एंगल की यूनिट होती है ना डिग्री, रेडियन, आगे पढ़ोगे, डिग्री अभी पढ़ रहे हो है ना, 50 डिग्री का एंगल, हाँ है ना, ये डिग्री इसकी यूनिट ही तो है। भैया एंगल के बारे में एक बात समझ आ गई कि एंगल इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, नॉट यूनिटलेस। अच्छा ये समझ आया, तो ये बताओ, अच्छा इसका क्वेश्चन मेरे को जवाब देना नीचे कमेंट में, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है देन वो पक्का यूनिटलेस होगी, अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है देन वो पक्का डायमेंशनलेस होगी। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट लेक्चर ऑफ दीज 3 लेक्चर्स। 3 लेक्चर में से बहुत अच्छा लेक्चर था क्योंकि इसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट्स का यूनिट कन्वर्जन, उसके बाद हमने पढ़ा ड्राइव्ड यूनिट्स, और उसके बाद हमने डायमेंशन एनालिसिस करे बहुत सारे यूनिट्स के, जिसमें हमने होमवर्क भी दिया है। नीचे शीट मिलेगी नोट्स के लिए, जो प्रीफिक्स टेबल और ड्राइव्ड यूनिट्स के फॉर्मूले होंगे जिसमें, और डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन मिल गए आपको। ये पूरा होमवर्क आपको करना है नेक्स्ट क्लास तक। कमेंट में जरूर से बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया और आपका क्या डाउट है, ठीक है। आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी ये डायमेंशन एनालिसिस हमने इतनी बड़ी वीडियो में क्यों पढ़ा, इसका एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड इन दिस वीडियो हमने क्या पढ़ा, डायमेंशन एनालिसिस, और अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।